हाउ डज लाइफ ओरिजिनेटेड? संसार पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? ये सवाल जो है हजारों सालों से बुद्धिजीवियों को परेशान करता रहा है और पहले भी लोग इसके बारे में खोज करते रहे थे और आज भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक अटेम्प्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज मॉडर्न थ्योरी या फिर ओपेरन हेल्डन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जी हाँ, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर एवोल्यूशन और आज उस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, या फिर इसको हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं ओपेरन हेल्डन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज ओपेरन हेल्डन थ्योरी या फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ originated on early earth through physiochemical processes of atoms combining to form molecules in turn reacting to produce inorganic and organic compounds. So this is overall modern theory of origin of life. अब ये थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइफ है, लाइफ का ओरिजिन फिजियोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन से हुआ है। वो कैसे कि जो अर्ली अर्थ थी वो थी एटॉमिक फेज में, बहुत सारे एटम्स थे, एटम्स ने कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना लिए। वो जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने कंबाइन करके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लिए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आगे जाके हमारे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इस तरह के मॉलिक्यूल बना लिए और इन मॉलिक्यूल से आगे जाके बन गई कि लाइफ ओरिजिन में आ गई। सो दिस इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब क्योंकि ये जो सारी की सारी थ्योरी है घूम रही है केमिकल्स के आसपास, एटम मॉलिक्यूल्स के आसपास, चाहे हम लोग इसको बायोलॉजी में पढ़ते हैं लेकिन बात यहाँ पे सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हो रही है। तो इसीलिए इस थ्योरी को केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो आज हम लोग केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में ही एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। एक ओवरऑल एक सीन है जिसको देख के आप इस सारी की सारी थ्योरी को आसानी से समझ सकते हो। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो है ये दिखाया गया है, ये सारा का सारा ये है वाटर। आप लोगों ने अक्सर अपने दादा दादी से सुना होगा, ऐसा बोला जाता है कि जिस भी चीज़ में वाटर हो वो सारी की सारी चीज़ें लिविंग होती हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो लाइफ का ओरिजिन है वो वाटर में हुआ था। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग अक्सर बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुनते आए हैं कि एक बड़ा सा धमाका हुआ, जो आपने हमारी एवोल्यूशन वाली वीडियो में भी देखा था। एक बड़ा सा धमाका हुआ, उसके बाद सन बना, सन के आसपास गैसेस थी, गैसेस से प्लैनेट बना। तो उसी तरह हमारी अर्थ भी जो थी, अर्थ भी गैसियस फॉर्म में थी। ऐसा माना जाता है कि जो अर्ली अर्थ थी, अर्ली अर्थ के ऊपर बहुत सारे एटम्स थे अलग अलग एलिमेंट के। ठीक है, जो अर्ली अर्थ थी उस पर बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम थे, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एटम्स की फॉर्म में प्रेजेंट थे। अब ये जो सारे के सारे, ये इधर वाले, ये जो सारे के सारे फ्री एटम्स थे, ये फ्री एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन कर गए और इन्होंने कंबाइन करके बनाए मॉलिक्यूल्स। इन्होंने कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना लिए। कार्बन और हाइड्रोजन ने मीथेन बना ली, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने अमोनिया बना ली, नाइट्राइट्स बन गए, वाटर बन गया। उसके बाद अलग अलग जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते रहे। देखिए, जो पहले का अर्थ का एनवायरनमेंट था उसमें जो हाइड्रोजन थी वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट थी। तो अब इस हाइड्रोजन ने क्या किया कि सबसे पहले हाइड्रोजन ने
वाटर के साथ हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना दिया वाटर। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होने की वजह से जो अर्थ की एनवायरनमेंट थी वो एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बन गई। अभी की जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम लोग रहते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है। वी हैव लॉट्स ऑफ फ्री ऑक्सीजन, लेकिन उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। फ्री ऑक्सीजन जो है बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थी। अब थोड़ी बहुत जो हाइड्रोजन बच गई थी इसने कंबाइन कर लिया नाइट्रोजन के साथ टू मेक अमोनिया एंड कार्बन टू मेक मीथेन। जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बन गए ये हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे इन्होंने आपस में फिर से बॉन्डिंग कर ली। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने आपस में बॉन्डिंग कर ली और बना दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने बनाए सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, ये जो नए नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, नए नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने और फिर उसके बाद बने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड्स। आप सबको पता है जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर सिंपलर कंपाउंड्स एज कंपेयर टू प्रोटीन्स, ग्लिसरीन्स, फैटी एसिड्स। देखिए हम लोग फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग खुद ही बताओ फैटी एसिड्स जो हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल हैं या कार्बोहाइड्रेट सिंपलर मॉलिक्यूल हैं? फैटी एसिड्स। वाई? बिकॉज दीज आर नॉट पॉलीमर्स, दीज आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स बन गए। प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स क्या है? व्हाट आर प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स? दीज आर द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स आर बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। और क्या बना? शुगर। अब देखिए आप लोग बोलोगे कि हम लोग इतनी डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं जब बार बार सिर्फ और सिर्फ नए नए मॉलिक्यूल्स ही फॉर्म हुए थे। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको इसे पढ़ते पढ़ते साथ में ये भी पता लगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं सिंपलर हैं, कौन से मॉलिक्यूल मिलके आगे जाके कौन सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे थे। देखिए मीथेन जो है, मीथेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा है एवोल्यूशन में। उसकी वजह क्या है कि जो मीथेन है, मीथेन ने ही आगे अमोनिया के साथ, नाइट्राइट के साथ, वाटर के साथ मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए थे। अब देखिए जो पिरामिडीन और प्यूरिन्स थे यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस थे, नाइट्रोजनस बेसिस ने शुगर के साथ मिलके बना दिए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस ने शुगर के साथ मिलके क्या बना दिए? न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट इज ए न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था डीएनए आरएनए का। उसमें जो एक न्यूक्लियोटाइड था उसमें क्या होता था? देयर इज अ शुगर, अ बेस एंड अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ शुगर एंड बेसिस। अब ये देखिए ये हो गया यहाँ पे कैसे बने और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड्स मिले और उन्होंने बना दिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। शुगर अकेली थी, बहुत सारी शुगर मिल गई तो उसने बना दिए पॉलीसैकेराइड्स। अमीनो एसिड्स थे, अमीनो एसिड्स ने बना दिए प्रोटीन्स। और ग्लिसरीन जो थी, ग्लिसरिन्स जो थे उन्होंने बना दिए फैटी लिपिड्स। तो इस तरह से जो एवोल्यूशन है लाइफ का वो हुआ है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स थे इन्होंने बनाए अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स थे इन्होंने बना दिए न्यूक्लिक एसिड्स। अब जो न्यूक्लिक एसिड्स थे, अब आप लोग सोचोगे कि जी सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से लाइफ कैसे ओरिजिनेट हो गई। अब हम लोग जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स तक पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन अर्थ पे हो चुकी है। अब न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन के बाद आगे क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के क्या बना रहे थे वो न्यूक्लिक एसिड्स। तो अब आपने ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है ये बड़े ध्यान से सारा का सारा अब नोट करना है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड्स ने मिलके बना दिए डीएनए और
आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या थे? डीएनए और आरएनए क्या है? दीज आर genetic materials. Why they are genetic material? Because they have the capacity of self replication, self maintenance, self repair. लेकिन क्या डीएनए और आरएनए से बस लाइफ बन जानी थी? इन्हीं से लाइफ ओरिजिनेट होनी थी? नहीं। क्यों? क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन का और रिपेयर का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा है, आपने देखा कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। टीएनए चार्ज करना है, आरएनए पता नहीं क्या क्या लगाना है, वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम एक्ट करते हैं इकट्ठे। तो उन सारी चीज़ों को एक्ट करने के लिए क्या चाहिए? दे नीड एनर्जी। अभी तक जो एनर्जी थी वो तो हम लोगों को मिल रही थी रेडिएशन से, सोलर रेडिएशन से। अब आप लोगों ने एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ तक ये जो स्टेप हुए, यहाँ तक के केमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था सन। यू ऑल नो, बिना एनर्जी के कोई भी रिएक्शन जो है लाइफ में वो प्रोसीड नहीं कर सकता। ऑल रिएक्शंस नीड एनर्जी। तो अभी तक जो से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ तक का जो प्रोसेस था, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है फैसिलिटेट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन, सन्स की रेडिएशन से और लाइटनिंग से। पहले जो अर्थ थी ना, प्रिमिटिव अर्थ, उस पर बहुत ज़्यादा तूफान आते थे, बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स, बहुत सारे साइक्लोन्स आते रहते थे, बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती थी। तो वो जो लाइटनिंग होती थी और जो सोलर रेडिएशन थी वो एनर्जी का काम करते थे। यहाँ तक तो इनसे एनर्जी से काम चल रहा था क्योंकि सब कुछ नॉन लिविंग था। लेकिन अब तो डीएनए आ गया, आरएनए आ गया। दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि लाइफ जो है इन्हीं की वजह से तो कंटिन्यू हो रही है, डीएनए और आरएनए की वजह से। तो भी इनको खुद का पावर हाउस चाहिए था। दे नीड अ पावर हाउस, एनर्जी कैरियर फॉर देम सेल्फ। तो वो उनको कैसे मिला? अब जैसे जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते गए तो डीएनए आरएनए के साथ एनर्जी कैरियर कोएंजाइम भी बन गए। डीएनए और आरएनए के साथ एनर्जी कैरियर कोएंजाइम भी बन गए। तो अब इन एनर्जी कैरियर कंपाउंड्स ने क्या किया? इन्होंने डीएनए और आरएनए को जब ज़रूरत पड़ी तब एनर्जी देनी शुरू कर दी। क्या हुआ कि डीएनए और आरएनए को सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी मिलती रहती थी। अब जैसे जैसे डीएनए और आरएनए को सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी मिलती गई तो उन्होंने क्या किया? अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखना शुरू किया, कहाँ पड़ा है कुछ, कहाँ है कोई काम की चीज़, किधर पड़ा है अच्छा सामान। तो उन्होंने देखा कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गए हमारे प्रोटीन्स। वाई प्रोटीन्स? क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन से ही हमारे मसल्स बनते हैं। मसल्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनने शुरू हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एंजाइम बनने लग गए और एनर्जी के लिए अलग अलग सोर्सेज बन गए, एंड सो ऑन। इसी तरह से सिंपलर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होते होते जो है हमारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट आ गया आप लोगों को याद रखने के लिए, और वो क्या है कि केमिकल एवोल्यूशन इज द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन इज द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जिसमें जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन हो रहा था और सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स से कंपाउंड बन गए। इस तरह के कंपाउंड जो खुद को रेप्लिकेट करके लाइफ को सस्टेन कर सके। और जब डीएनए और आरएनए तक ये स्टेज पहुंच गई रेप्लिकेशन जो है एवोल्यूशन का, तो डीएनए और आरएनए के बाद स्टार्ट हो गया ऑर्गेनिक
एवोल्यूशन या फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, सारे के सारे प्रोसेस हैं ये हुए हैं वाटर में। इसीलिए जो अर्थ के अर्ली एनवायरनमेंट को प्रीबायोटिक सूप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो इतना ज़्यादा एसिडिक था, इतना ज़्यादा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट थी कि वो ऐसा ही था कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा के किसी गर्मा गर्म सूप में डाल दें। सो दिस इज़ केमिकल एवोल्यूशन। बहुत सिंपल प्रोसेस है, याद रखना बहुत आसान है और एग्ज़ाम्स में भी आता है। उसके साथ साथ जो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना होगा, क्या हुआ होगा, वो भी हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो इसीलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और हमारे चैनल पाथवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें।